हवा में कोई बंदूक नहीं, कोई बम नहीं, कोई टैंक नहीं, फिर भी युद्ध चल रहा है। यह युद्ध आपके मन पर लड़ा जा रहा है। कल्पना कीजिए एक ऐसे युद्ध की जिसमें कोई सीमा नहीं टूटती, कोई सेना नहीं चलती, कोई मिसाइल नहीं दागी जाती, लेकिन नुकसान बिल्कुल असली होता है। शब्दों की गोलियां, नैरेटिव्स की मिसाइलें और आपकी खुद की डिजिटल जासूसी, इसे कहते हैं नैरेटिव वारफेयर। यह 21वीं सदी का सबसे सूक्ष्म, सबसे खतरनाक और सबसे कम समझा जाने वाला युद्ध है, लेकिन इसका असर किसी एटम बम से भी ज्यादा विनाशकारी है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, पहले आप इस खबर पर एक नजर डालिए। अब खबर फैलाई जा रही है कि भारत में सड़क पर उतरकर कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ता आंदोलन करेंगे। क्यों? सरकार के खिलाफ, सरकार को हटाने के लिए। यह खबर आई कहां से? यह सोचने वाली बात है। यह खबर एक विदेशी अखबार में पहले ही छप गई। उसे सबसे पहले पता हो गया कि भारत की गलियों में क्या होने वाला है। कॉकरोच के संस्थापक को भी इसकी जानकारी नहीं। उसने अपने वीडियो में ऐसी कोई बात नहीं कही, लेकिन खबर के माध्यम से नैरेटिव सेट कर दिया गया। आंदोलन ठीक वैसा ही करने की योजना है जैसा भारत के पड़ोसी देशों में हाल में ही जेनजी का आंदोलन हो चुका है। तो क्या अब भारत की बारी है? वाकई कोशिश तो जारी है। अब यहां सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात क्या है? भारत में इस तरह सड़क पर उतरकर आंदोलन करने की कोई भी प्रमाणिक खबर अब तक ग्राउंड से सामने नहीं आई। तो फिर कूटनीति का यक्ष प्रश्न तो बनता है ना कि क्या विदेशी मीडिया को यह सब पहले से पता है या फिर कहानी कुछ और ही है? हम एक एक कड़ी को जोड़कर अगले कुछ मिनटों में आपके सामने सारी हकीकत रखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, बात तो होती ही रहती है। बात हम बेरोजगारी की भी करते हैं और करेंगे, रंगदारी की भी करते हैं और करेंगे, नेतागिरी की भी करते हैं और करेंगे, आर्थिक मोर्चे की भी होती है और करेंगे, सांस्कृतिक और सामाजिक ताने बाने की भी होती है और आगे भी करेंगे। लेकिन जब देश हित की बात सामने आएगी तो वो सर्वोपरि है। उसकी सबसे पहले बात होगी। आज के इस डिजिटल युग में जहां महज एक ट्वीट पूरी दुनिया की राय को मैनिपुलेट कर सकता है, विदेशी ताकतें, भारतीय लोकतंत्र, हमारी न्यायपालिका, यहाँ की अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक पहचान को सीधे निशाना बनाने पर जुटी है। और सुनिए, यह कोई कोरी अफवाह या कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है भाई। इसके पुख्ता सबूत जांच एजेंसियों की छापेमारियों में पड़े हैं। हालांकि कुछ लोग इन जांच एजेंसियों पर भी सवाल उठाते हैं। इन जांच एजेंसियों पर भी सवाल उठाया जाना चाहिए, लेकिन विदेशी ताकतें जब नकारात्मक ढंग से सक्रिय हों और उनकी जांच होती है और गलतियां पकड़ी जाती हैं, तो कम से कम उस पर शक न। FCRA के रजिस्ट्रों में दर्ज है ऐसी बातें, और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की एक तरफा रिपोर्टिंग में भी साफ दिखाई देती है। यह पूरी सीरीज उन सभी बिखरे हुए धागों को एक साथ जोड़ती है, जॉर्ज सोरोस के बयानों से लेकर टूलकिट कांड तक, CPR के बंद दरवाजों की कूटनीति से लेकर साल 2025 के ऐतिहासिक FCRA संशोधनों तक। तथ्य, संदर्भ और इसके पीछे की पूरी क्रोनोलॉजी हम आपको समझाते हैं। बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं, बशर्ते कि आप समझने की कोशिश करें। कौशलेंद्र प्रियदर्शी नाम है हमारा, और आप देख रहे हैं न्यूज वेल्ट का खास शो 360 डिग्री। और हां, शुरुआत में ही सावधान कर देता हूं, मैं यहां किसी राजनीतिक पार्टी का एजेंडा चलाने नहीं बैठा हूं, लेकिन जहां देश हित की बात होगी वहां देश का एजेंडा सबसे पहले और सर्वोपरि होगा।
आपने क्या जॉर्ज सोरोस का नाम सुना है? नहीं सुना है तो हम बताते हैं। ओपन सोसाइटी की एक बेहद जटिल वैश्विक जाल वाला जॉर्ज सोरोस, हंगरी में जन्मे यह अमेरिकी अरबपति दुनिया के सबसे विवादास्पद परोपकारियों में से एक माना जाता है। इनका संगठन ओपन सोसाइटी फाउंडेशंस OSF साल 1979 में स्थापित हुआ था और आज इसका सालाना बजट $1 अरब से भी अधिक है। ये सोरोस वही शख्स हैं जिसने व्यक्तिगत रूप से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकतांत्रिक विरोधी बताया और राष्ट्रवादी नेताओं के खिलाफ खुलकर लड़ने का संकल्प भी जताया, जिसके जवाब में भारत की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने जॉर्ज सोरोस को सीधे भारत का दुश्मन तक करार दिया है। लेकिन साथियों, कूटनीति के इस खेल में यहां दोनों पक्षों को समझना बेहद जरूरी है। जहां एक तरफ OSF का दावा है कि वह नागरिक समाज यानी सिविल सोसाइटी को मजबूत करता है, वहीं भारत सरकार का साफ कहना है कि यह देश की सार्वभौमिकता और आंतरिक मामलों का सीधा उल्लंघन है। OSF कहता है कि वह मानवाधिकार, न्याय और जवाबदेह सरकार का समर्थन करता है, लेकिन भारत की जमीन पर इसकी इनसाइड स्टोरी कहीं ज्यादा अधिक जटिल है। अगर इतिहास देखें तो OSF ने साल 1999 में भारत में अपना काम शुरू किया था। यह संगठन छात्रवृत्तियों और रिसर्च प्रोजेक्ट्स में पैसे देता था। फिर साल 2014 में इन्होंने एक भारत विशिष्ट ग्रांट कार्यक्रम, इंडिया स्पेसिफिक ग्रांट प्रोग्राम शुरू किया, जो जीवन रक्षक दवाओं से लेकर न्याय सुधार और मानसिक स्वास्थ्य अधिकारों पर केंद्रित था। लेकिन कहानी में बड़ा ट्विस्ट आता है मेरे भाई। साल 2016 में भारत सरकार के गृह मंत्रालय MHA ने OSF की गतिविधियों को देखते हुए इसे FCRA के अंतर्गत मतलब प्रायर रेफरेंस कैटेगरी में डाल दिया। इसका सीधा और आसान मतलब यह था कि OSF अब किसी भी भारतीय NGO को सीधे फंड ट्रांसफर नहीं कर सकता। हर एक लेन देन के लिए उसे पहले भारत के गृह मंत्रालय से लिखित अनुमति लेनी होगी। अब थोड़ा गौर कीजिएगा और गौर से सुनिएगा भी। गृह मंत्रालय के इस कड़े प्रतिबंध के बाद भी जांच एजेंसियों को संदिग्ध लेन देन मिलते रहे। नतीजा क्या हुआ? साल 2025 के मार्च महीने में प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने बेंगलुरु में एक साथ 8 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर दी। यह कार्रवाई मुख्य रूप से रूट ब्रिज सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और असर सोशल एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड सहित 3 कंपनियों पर की गई थी। ED के आधिकारिक दावे के अनुसार साल 2020-21 से 2023-24 के बीच OSF से जुड़ी संस्थाओं ने इन कंपनियों को लगभग 25 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। और जानते हैं चौंकाने वाली बात क्या है? यह पैसा FCRA के रास्ते नहीं बल्कि FDI यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मार्ग का उपयोग करके भेजा गया, ताकि गृह मंत्रालय की कड़क निगरानी और प्रायर रेफरेंस के पहरे से सीधे बचा जा सके। ED का आरोप है कि यहां करीब 300 करोड़ के संदिग्ध लेन देन की जांच चल रही है, जहां इन कंपनियों का जमीन पर कोई स्पष्ट व्यवसाय तो नहीं था, लेकिन उन्हें कंसल्टेंसी के नाम पर विदेश से करोड़ों रुपए धड़ाधड़ मिल रहे थे। बात यही नहीं खत्म होती साथियों। सुरक्षा विश्लेषकों के अनुसार इन छापेमारी की गई कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एमनेस्टी इंडिया के पूर्व कर्मचारी बताए जाते हैं। हालांकि यहां यह साफ करना बेहद जरूरी है कि ED की यह जांच अभी भी जारी है और अदालत में कोई दोष सिद्धि नहीं हुई है, मतलब कन्विक्शन अभी तक नहीं हुआ। दूसरी तरफ OSF ने भी इन गंभीर आरोपों पर सार्वजनिक रूप से अब तक कोई टिप्पणी नहीं की है। भारत में इस वक्त लाखों NGO काम करते हैं, जिनमें से अधिकांश वास्तव में देश की जमीनी समस्याओं पर गरीबों के कल्याण के लिए दिन रात काम करते हैं। लेकिन कुछ संस्थाएं ऐसी भी हैं जिन पर सीधे विदेशी एजेंडा चलाने का गंभीर आरोप लगा है। CPR दिल्ली का एक बेहद प्रतिष्ठित और रसूखदार नीति अनुसंधान संस्थान था।
सीपीआर, जी हां, लगभग 50 साल पुराना। अब थोड़ा इतिहास देखिए। सितंबर 2022 में अचानक आयकर विभाग इसके परिसरों पर एक सर्वे करने पहुंचता है। इसके ठीक बाद फरवरी 2023 में भारत के गृह मंत्रालय ने सीपीआर का एफसीआरए लाइसेंस 180 दिनों के लिए निलंबित कर दिया। सरकार का आरोप क्या था, जानते हैं? तो सुनिए। आरोप यह था कि विदेशों से मिलने वाले फंड का इस्तेमाल अवांछनीय उद्देश्यों के लिए किया गया और कानून का उल्लंघन करके समसामयिक कार्यक्रमों यानी करंट अफेयर्स पर नीतिगत रिपोर्ट प्रकाशित की गई जो विदेशी फंडिंग नियमों के खिलाफ था। इसके बाद आता है अंतिम फैसला। जनवरी 2024 में भारत सरकार ने सीपीआर का एफसीआरए लाइसेंस पूरी तरह रद्द कर दिया। इस बड़े झटके के बाद सीपीआर का आधिकारिक बयान आया कि यह निर्णय पूरी तरह अनुपातहीन है और हम इसके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन इस कार्रवाई का असर क्या हुआ? संस्था की अध्यक्ष यामिनी अय्यर ने बाद में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इतना ही नहीं, फंड रुकने के कारण संस्थान के 83 से अधिक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक और कर्मचारी इसे छोड़कर चले गए। अब यहां दोनों पक्षों के तर्कों को तौलना जरूरी है, तब निष्पक्षता आएगी। सरकार का रुख बिल्कुल साफ और कड़ा है। सरकार का कहना है कि सीपीआर ने विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम एफसीआरए के नियमों का खुला उल्लंघन किया और विदेशी पैसे का दुरुपयोग किया। दूसरी तरफ सीपीआर का अपना बचाव था। उनका कहना था कि हम पूरी तरह से भारतीय कानून के अनुरूप काम कर रहे थे। हमारी नीतिगत रिपोर्ट्स को करंट अफेयर्स का या राजनीतिक एजेंडा कहना हमारे अकादमिक काम की आत्मा को ही नकारना है। क्या आप ऑक्सफैम इंडिया के बारे में भी जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो हम आपको बताते हैं। ऑक्सफैम इंडिया एक बेहद प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था की भारतीय शाखा है। यह संस्था भारत में दशकों से गरीबी, सामाजिक असमानता और लैंगिक अधिकारों जैसे संवेदनशील मुद्दों पर जमीनी स्तर पर काम कर रही थी। लेकिन कहानी में बड़ा मोड़ आता है साल 2021 के अंत में, जब भारत सरकार ने इसके एफसीआरए पंजीकरण का नवीनीकरण करने से साफ मना कर दिया, यानी रिन्यूअल करने से साफ मना कर दिया। इसके जवाब में संस्था ने सरकार के इस फैसले के खिलाफ एक समीक्षा याचिका भी दायर की, लेकिन सरकार का रुख कड़ा रहा। अब बात करते हैं एक और बड़े नाम की, ग्रीन पीस इंडिया। और यहां सवाल सीधा है, क्या यह संस्था पर्यावरण करती है या राजनीति करती है, या जो पर्यावरण का काम करती है उसमें सरकार को राजनीति दिखती है? सवाल बड़ा है। ग्रीन पीस इंडिया पर भारत सरकार और सुरक्षा एजेंसियों का बेहद गंभीर आरोप है। आरोप यह है कि संस्था ने भारत की बड़ी कोयला और औद्योगिक परियोजनाओं के खिलाफ जानबूझकर माहौल बनाया, प्रदर्शन किए, कानूनी अड़चनें पैदा करके देश के आर्थिक विकास में सीधे बाधा डाली। इसी के चलते सरकार ने कड़ा एक्शन लेते हुए इसके बैंक खाते तक फ्रीज कर दिए। दूसरी तरफ ग्रीन पीस का अपना स्पष्ट तर्क था कि यह कोई राजनीति नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण का एक वैध और जरूरी काम था। विकास बनाम पर्यावरण की यह तीखी बहस आज भी पूरी तरह जारी है। यहां आकर पूरी कहानी एक बेहद महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच जाती है, क्योंकि इस एनजीओ नियंत्रण के दोनों पहलू हैं जिन्हें समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। एक तरफ सरकार और उसके समर्थकों का तर्क है कि यह देश की सार्वभौमिकता, आंतरिक सुरक्षा और विदेशी पैसे के दुरुपयोग को रोकने के लिए उठाया गया एक वैध कदम है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आलोचकों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का कहना है कि इसके कारण देश में नागरिक समाज और स्वतंत्र शोध, इंडिपेंडेंट रिसर्च के लिए जगह लगातार सिकुड़ती जा रही है। अब थोड़ा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। साल 2014 से लेकर अब तक लगभग 14,500 एनजीओ के एफसीआरए लाइसेंस रद्द या निलंबित किए जा चुके हैं। जहां सरकार का कहना है कि यह कार्रवाई केवल नियमों के अनुपालन न करने के कारण हुई है, वहीं आलोचकों का आरोप है
कि इसके जरिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में असहमति की आवाजों को दबाया जा रहा है। अब सवाल उठता है कि स्वतंत्र मीडिया भारत में कितना स्वतंत्र है। आज भारत में ऐसे कई बड़े और नामचीन ऑनलाइन मीडिया पोर्टल्स हैं जो खुद को रीडर फंडेड और पूरी तरह स्वतंत्र होने का दावा करते हैं। उनका कहना होता है कि वो जनता के पैसे से चलते हैं, इसलिए वे किसी के दबाव में नहीं आते। लेकिन सवाल तो उठता ही है, पिछले कुछ वर्षों में जांच एजेंसियों और कूटनीतिक गलियारों में उनकी फंडिंग के वास्तविक स्रोत गहरे सवालों के घेरे में आ गए हैं। और इसी वजह से आज इस अध्याय में हम डिजिटल पत्रकारिता के उस पर्दे को उठाएंगे जिसके पीछे फंडिंग का एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है। इस खेल को समझने के लिए सबसे पहले आपको एक नाम जानना होगा, IPSMF, यानी इंडिपेंडेंट एंड पब्लिक स्पिरिटेड मीडिया फाउंडेशन। यह बेंगलुरु में स्थित एक बेहद रसूखदार मध्यस्थ संस्था है जो भारत के कई नामी ऑनलाइन मीडिया आउटलेट्स को करोड़ों रुपए का अनुदान यानी ग्रांट देती है। कहानी में ट्विस्ट आता है सितंबर 2022 में, जब आयकर विभाग ने अचानक इस संस्था पर एक बड़ा सर्वे किया। इसके बाद आलोचकों ने और सुरक्षा विश्लेषकों ने सीधे दावे किए कि इस संस्था के तार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फोर्ड फाउंडेशन और कई अन्य संदिग्ध विदेशी नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। हालांकि IPSMF ने इन सभी आरोपों को सिरे से नकारा है और इसे बेबुनियाद बताया है। अब बात करते हैं इसके सबसे बड़े उदाहरण की। एक पोर्टल है, आप नाम जानते होंगे, द वायर। यह भारत का एक प्रमुख ऑनलाइन समाचार पोर्टल है जिसने समय समय पर सरकार को हिला देने वाली कई महत्वपूर्ण और बड़ी खोजी खबरें की है। कोई शक नहीं है इसमें। इसे भी IPSMF और कई अन्य कारपोरेट व व्यक्तिगत स्रोतों से भारी भरकम फंडिंग मिली है। हम बता दें, यहाँ इस प्रतिष्ठित पोर्टल में कई बड़े प्रतिष्ठित पत्रकार भी जुड़े हैं। हालांकि द वायर पर कई तरह के आरोप लगे हैं। अब यहाँ दो धड़े बन जाते हैं। सरकार समर्थक और दक्षिणपंथी हलकों में इसे पत्रकारिता नहीं बल्कि विशुद्ध रूप से एंटी मोदी प्रोपेगेंडा और विदेशी एजेंडा कहा जाता है। वहीं दूसरी तरफ द वायर का मैनेजमेंट और उसके संपादक डंके की चोट पर कहते हैं कि वे किसी के एजेंडे पर नहीं बल्कि बिना डरे पूरी तरह से स्वतंत्र पत्रकारिता करते हैं। यानी दूसरी तरफ गोदी मीडिया, एक तरफ स्वतंत्र पत्रकारिता। तो साथियों, यह पूरी बहस उतनी सरल नहीं है जितनी स्क्रीन पर दिखती है। क्या यह समीकरण हमेशा सही होता है कि विदेशी फंडिंग बराबर विदेशी एजेंडा? मूल यक्ष प्रश्न तो यह है कि क्या विदेशों से या किसी बड़े कारपोरेट घराने से मिलने वाली इस फंडिंग के बदले मीडिया हाउस की संपादकीय नीति प्रभावित होती है? सच तो यह है कि इसका कोई ठोस और ऑन पेपर प्रमाण मिलना बेहद कठिन है और इस मुद्दे पर दोनों ही तरफ के दावे हमेशा बहुत बढ़ा चढ़ाकर किए जाते हैं। बात फरवरी 2021 की है। दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन अपने चरम पर था। पूरा देश और सरकार इस संकट से जूझ रही थी। तभी अचानक 7 समंदर पार बैठी स्वीडिश जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थुनबर्ग ने ट्विटर पर एक दस्तावेज शेयर कर दिया जिसे नाम दिया गया टूल किट। यह दिखने में तो एक सामान्य या डिजिटल कैंपेन डॉक्यूमेंट था जो दुनिया को बता रहा था कि भारत के किसान आंदोलन के समर्थन में सोशल मीडिया पर ट्विटर स्टॉर्म कैसे खड़ा करना है और विदेशों में भारतीय दूतावासों के बाहर प्रदर्शनों की रणनीति कैसे बनानी है। इस टूल किट में बाकायदा किसान आंदोलन का हैशटैग, संयुक्त राष्ट्र में अपील करने का पूरा प्लान और सोशल मीडिया को हथियार बनाने की रणनीति लिखी थी। लेकिन जैसे ही यह दस्तावेज पब्लिक हुआ, दिल्ली पुलिस के कूटनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया और उन्होंने इसे सीधे भारत के खिलाफ एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश करार दे दिया। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने इस पर बहुत तेजी से एक्शन किया। तारीख थी 13 फरवरी 2021। पुलिस की टीम बेंगलुरु पहुंचती है। वहां से महज 22 साल की एक युवा जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि को गिरफ्तार कर लेती है। दिशा अंतर्राष्ट्रीय संगठन फ्राइडेज फॉर फ्यूचर के बेंगलुरु अध्याय की सह संस्थापक थी। एक 22 साल की लड़की पर दिल्ली पुलिस ने जो धाराएं लगाई वो बेहद गंभीर थी। IPC की धारा 124 से यानी राजद्रोह,
धारा 153A यानी समाज के अलग अलग वर्गों के बीच नफरत फैलाना और धारा 120B यानी आपराधिक षड्यंत्र। पुलिस का ऑन रिकॉर्ड आरोप यह था कि दिशा ने पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन नामक एक संस्था के साथ मिलकर इस टूलकिट को एडिट और तैयार किया था, जिस संस्था पर सुरक्षा एजेंसियों का आरोप था कि उसके संबंध खालिस्तानी नेटवर्क से हैं। इसके जवाब में अदालत के भीतर दिशा के वकील ने बहुत तीखा तर्क दिया। अगर देश के भीतर चल रहे एक किसान आंदोलन को वैश्विक मंच पर उठाना ही देशद्रोह है तो हां, मेरी मुवक्किल दोषी है। जब यह मामला दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचा तो न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने जो टिप्पणी की उसने इस पूरे केस की हवा निकाल दी। न्यायाधीश ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि अदालतों के रिकॉर्ड पर पुलिस द्वारा पेश किए गए साक्ष्य बहुत कम और अधूरे हैं। महज 22 साल की इस लड़की को सलाखों के पीछे रखने का कोई स्पष्ट और न्याय संगत कारण दिखाई नहीं देता। नतीजा यह हुआ कि गिरफ्तारी के ठीक 10 दिन बाद यानी 23 फरवरी 2021 को दिशा रवि को अदालत से जमानत मिल गई। अदालत ने साफ कर दिया, केवल विचारों का प्रसार करना या किसी आंदोलन का समर्थन करना देशद्रोह नहीं होता। यह पूरा टूलकिट कांड भारतीय इतिहास और कानून के पन्नों में कई बड़े बड़े और कई बुनियादी सवाल छोड़ गए। क्या रिहाना और ग्रेटा थुनबर्ग जैसी अंतर्राष्ट्रीय हस्तियां भारत के किसी आंतरिक आंदोलन का समर्थन करके वाकई दुनिया में भारत की छवि खराब कर रही थी? सवाल तो उठता है। अब दूसरा सवाल यह था कि क्या अपने ही देश के किसी आंदोलन के लिए सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाना किसी भारतीय नागरिक का राजद्रोह माना जा सकता है? और तीसरा सबसे बड़ा सवाल, क्या यह टूलकिट वाकई भारत को अस्थिर करने की किसी बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक साजिश का हिस्सा था, या फिर एक बेहद साधारण या डिजिटल कैंपेन डॉक्यूमेंट था जिसे सरकार द्वारा और अन्य एजेंसियों के द्वारा बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया? इन सवालों का जवाब आज भी बेहद विवादास्पद है और इस पर देश दो धड़ों में बटा हुआ है। लेकिन एक बात पूरी तरह साफ है कि यह घटना उस बड़े वैश्विक पैटर्न का हिस्सा है जिसमें भारत सरकार और उसके आलोचक डिजिटल स्पेस में एक दूसरे के विरुद्ध एक भयंकर सूचना युद्ध यानी इंफॉर्मेशन वार लड़ रहे हैं। पश्चिमी मीडिया दोहरा मापदंड या वैध आलोचना, यह सोचने वाली बात है। पश्चिमी मीडिया का यह दोहरा मापदंड है या उनके द्वारा की जा रही आलोचना वैध है? यह इस पूरी सीरीज का सबसे संवेदनशील अध्याय है। जरा गौर से सुनिएगा। न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, टाइम मैगजीन, ये वो वैश्विक मीडिया दिग्गज हैं जो भारत के बारे में क्या लिखते हैं इससे पूरी दुनिया की राय यानी ग्लोबल ओपिनियन प्रभावित होती है। शुरुआत करते हैं साल 2021 के कोविड कवरेज से। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान पश्चिमी मीडिया ने भारत में जलती चिताओं की तस्वीर प्रमुखता से छापी थी। आपको याद है? तो थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए। यह हमारे देश की एक बेहद दुखद वास्तविकता थी। हालांकि यहाँ के अखबारों ने भी इसे खूब छापा था। पैच, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन मीडिया विश्लेषकों का कड़ा सवाल यह है कि ठीक उसी दौर में यूरोप और अमेरिका में जो लाखों मौतें हो रही थी उन पर इस तरह की विस्तृत विजुअल कवरेज क्यों नहीं दिखाई गई? पक्षपात का दूसरा बड़ा उदाहरण देखिए। पश्चिमी मीडिया द्वारा भारत के कुंभ मेले को कोरोना का सुपर स्प्रेडर घोषित कर दिया। लेकिन ठीक उसी समय जब दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन में हजारों लोग महीनों तक बिना मास्क के लगातार जमे रहे, तब विदेशी मीडिया ने उस पर ऐसी कोई रिपोर्टिंग नहीं की। कूटनीति की भाषा में इसे सिलेक्टिव कवरेज यानी चुनिंदा पत्रकारिता का सबसे क्लासिक उदाहरण माना जाता है। इसके बाद बात आती है खुद किसान आंदोलन की। 2020-21 के इस पूरे आंदोलन पर पश्चिमी मीडिया ने दुनिया भर में भारत के लोकतंत्र पर हमले की एक तरफा कहानी बेची और खूब बेची। लेकिन जरा जमीनी हकीकत और आंकड़ों को देखिए। यह आंदोलन महीनों तक पूरी आजादी से चला। किसानों को दिल्ली के बाहरी इलाकों में शांतिपूर्ण ढंग से धरना देने की पूरी अनुमति मिली। तमाम मीडिया ने उसका कवरेज किया और अंततः भारत सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस भी लिया। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का मानना है यह असल में लोकतंत्र के दमन का नहीं
बल्कि भारतीय लोकतंत्र के सुचारू रूप से काम करने का सबसे बड़ा प्रमाण था। अब थोड़ा सरकार के एक्शन को भी देखिए। एफसीआरए 2025 संशोधन भारत का ऐतिहासिक पलटवार था। पिछले अध्यायों में हमने जिन भी जांचों और कूटनीतिक चिताओं की बात की, उन सबको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने अब एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। मई 2025 में देश के गृह मंत्रालय ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन रूल्स एफसीआरए में बेहद महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक संशोधन किए। इन बदलावों के बाद अब विदेशों से मिलने वाली फंडिंग की राह बहुत ही कठिन हो जाएगी। जरा सिलसिलेवार ढंग से समझिए इन प्रमुख संशोधनों से आखिर बदला क्या है। पहला बदलाव बताते हैं हम आपको। अब समाचार या अखबार प्रकाशित करने वाली एनजीओ विदेशी फंड बिल्कुल नहीं ले सकते। उन्हें बकायदा आरएनआई से यह सर्टिफिकेट देना होगा कि वे समाचार पत्र नहीं है। दूसरा बड़ा बदलाव, विदेशी फंड के प्रशासनिक खर्च पर अब अधिकतम 20% की सीमा को और ज्यादा सख्त कर दिया गया है। तीसरा बदलाव, एफसीआरए के रजिस्ट्रेशन या उसके नवीनीकरण के पिछले 3 वित्तीय वर्षों के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देना अब अनिवार्य होगा। इसके अलावा चौथा बड़ा बदलाव यह है कि अब सीए सर्टिफिकेशन के साथ साथ एक्टिविटी वाइज यानी एक एक खर्च की पूरी बारीकी से जानकारी देनी होगी। पांचवा, वैश्विक संस्था FATF के कड़े दिशा निर्देशों का पालन करने का लिखित वचन देना होगा। और छठा, सबसे कड़ा नियम, विदेशी फंड मिलने के महज 7 दिनों के भीतर डोनर का नाम, उसकी राशि और पैसा भेजने का उद्देश्य सरकारी पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है। ये थे बदलाव। भारत सरकार के ये नए संशोधन अमेरिका के फारा और ऑस्ट्रेलिया के फिट्स जैसे कड़े अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की तर्ज पर ही बनाएंगे। सरकार का सीधा और साफ तर्क है कि देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए विदेशी फंडिंग में इतनी कड़क पारदर्शिता होना बेहद बेहद जरूरी है। इन संशोधनों के बारे में केवल एक तरफा नजरिया रखना कूटनीतिक रूप से उचित नहीं होगा। इस पर कानूनविदों, आलोचकों की भी कुछ बेहद वैध चिंताएं हैं जिन्हें नजरअंदाज करना नामुमकिन है। पहली चिंता यह है कि इस कानून में समाचार प्रकाशन की परिभाषा आज भी बेहद अस्पष्ट है। क्या किसी स्वतंत्र रिसर्च इंस्टीट्यूट की पॉलिसी ब्रीफ को सरकार समाचार मान लेगी, जैसा कि हमने सीपीआर के मामले में देखा? दूसरी जो चिंता है वह यह कि प्रशासनिक खर्च के लिए केवल 20% सीमा तय करना बहुत कठोर है, क्योंकि कर्मचारियों का वेतन, दफ्तर का किराया और ऑडिट फीस ही मिलाकर 20% से ज्यादा हो जाते हैं। और तीसरी सबसे बड़ी चिंता जो है वह स्व सेंसरशिप का खतरा, यानी एनजीओ अपना लाइसेंस खोने के डर से भविष्य में कोई भी ऐसा रिपोर्ट या रिसर्च सामने लाने से बचेंगे जो सरकार की नीतियों के खिलाफ जाती है या सरकार को अच्छी न लगे। फिर अपना मन मुताबिक वो सरकार निर्णय ले लेगी। यह सोचने वाली बात है। अब जो हम बात आपके साथ करने जा रहे हैं वह यह कि आपको मैंने पूरा ऊपर जो बताया ये नैरेटिव वॉरफेयर कैसे चल रहा है, लेकिन सवाल तो है अब कि सरकार आखिर इसमें क्या करे। भारत की सरकार कर क्या सकती है? इसकी जो सबसे प्रमुख रणनीति है वह यह है कि हमें अपने नागरिक समाज को कमजोर नहीं बल्कि और ज्यादा मजबूत करना होगा। एक स्वस्थ और परिपक्व लोकतंत्र में स्वतंत्र शोध संस्थान, खोजी पत्रकार और जमीनी एनजीओ बेहद जरूरी स्तंभ होते हैं। विदेशों से आने वाली फंडिंग पर सख्त निगरानी रखना निश्चित रूप से देशहित में जरूरी है, लेकिन इस कानून को इस तरह से लागू किया जाना चाहिए कि जनहित में होने वाले वैध काम कहीं से भी बाधित न हो। कूटनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि एफसीआरए जैसे कड़े कानूनों का उपयोग किसी भी सूरत में लोकतांत्रिक असहमति की आवाजों को दबाने के लिए नहीं होना चाहिए। रणनीति नंबर 3, देश की बेहतर मीडिया साक्षरता को बड़े पैमाने पर बढ़ाना होगा। किसी भी नैरेटिव वॉरफेयर या सूचना युद्ध का सबसे बड़ा और आसान शिकार कौन होता है? एक अनजान और खबरों को बिना सोचे समझे सच मान लेने वाली निष्क्रिय जनता।
अगर भारत का आम नागरिक डिजिटल स्पेस में आने वाले किसी भी सनसनीखेज सूचना को आलोचनात्मक दृष्टि से देखना सीख जाए, यानी खबर का स्रोत जांचने लगे, सिक्के के दूसरे पक्ष को भी सुने और छिपे हुए प्रोपेगेंडा को समय रहते पहचानना शुरू कर दे, तो दुनिया की कोई भी विदेशी ताकत भारत के खिलाफ आसानी से अपना एक तरफा नैरेटिव नहीं चला पाएगी। और चौथी सबसे महत्वपूर्ण रणनीति, पारदर्शिता ही भारत का सबसे बड़ा और अभेद्य कवच है। जब भारत सरकार अपनी नीतियों में, अपनी सरकारी खर्चों में और व्यवस्था की अपनी खामियों को स्वीकार करने में पूरी तरह पारदर्शी होगी, तो किसी भी विदेशी नैरेटिव या प्रोपेगेंडा के लिए देश में कोई जगह ही नहीं बचेगी। जमीनी स्तर पर भ्रष्टाचार को खत्म करना, देश की न्यायिक स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखना और अल्पसंख्यक अधिकारों पर पूरी ईमानदारी से ठोस काम करना, ये वो असली मजबूत कदम हैं जो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय नैरेटिव युद्ध से कहीं बेहतर और परमानेंट जवाब साबित होंगे। अब सवाल तो यह है कि नैरेटिव वार तो जारी है और आगे भी जारी रहेगी, लेकिन सचेत रहना होगा। नैरेटिव वारफेयर यानी सूचना युद्ध कोई नई घटना नहीं है। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो महाभारत में भी एक भयंकर सूचना युद्ध लड़ा गया था, जहां शकुनी की चालें शब्दों और पासों से चली गई थी, तलवारों से नहीं। आज के इस डिजिटल युग में यही पुराना युद्ध अब अरबों मोबाइल और कंप्यूटर स्क्रीनों पर 24 घंटे लड़ा जा रहा है भाई। सच्चाई यह है कि भारत आज वैश्विक मंच पर एक उभरती हुई महाशक्ति है, इसमें कोई शक नहीं। और इतिहास गवाह है कि महाशक्तियों को हमेशा विदेशी ताकतों द्वारा निशाना बनाया जाता रहा है, लेकिन कूटनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि इस अदृश्य युद्ध का जवाब केवल कड़े सरकारी प्रतिबंधों या इंटरनेट ब्लॉक करने में नहीं है। जी हाँ, सरकार को सचेत होना होगा। इसका असली जवाब है एक बेहद मजबूत लोकतंत्र, हमारी पूरी तरह से स्वतंत्र संस्थाएं, एक पारदर्शी सरकार और देश का एक सचेत व जागरूक नागरिक समाज। बात बिल्कुल साफ है, चाहे जॉर्ज सोरोस का ओपन सोसाइटी नेटवर्क हो या फिर पश्चिमी मीडिया के बड़े बड़े दिग्गज, उनका एक तरफा नैरेटिव और प्रोपेगेंडा हमारे खिलाफ तभी काम करता है जब हमारे खुद के घर में यानी हमारे अपने समाज में कमजोरियां मौजूद हों। इसलिए इस सूचना युद्ध में भारत का सबसे बड़ा और सबसे अचूक पलटवार यही होगा कि हम देश के भीतर की उन सामाजिक और प्रशासनिक कमजोरियों को पूरी ईमानदारी से दूर कर लें। तथ्य, इतिहास और पूरी कहानी अब आपके सामने है दोस्तों। न्यूज वेल्ट के इस खास शो 360 डिग्री की इस विशेष सीरीज को आज हम यहीं विराम देते हैं। इस पूरे नैरेटिव वारफेयर पर आपकी क्या राय है? क्योंकि मैंने दोनों पक्षों को समझाया है कि अगर नैरेटिव वारफेयर चल रहा है तो सरकार को क्या करना चाहिए। इसलिए आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हम इसी तरह की खबरें आपके सामने लाते रहेंगे। तो आपसे आग्रह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें, तमाम वीडियो को देखें और उस पर कमेंट करें और हमें क्या सुधार करना चाहिए, आपके आलोचनाओं का हम स्वागत करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।